ऑफिशियली हम एंटर कर चुके हैं इंटरनेशनल वाटर में, एस्तोनिया के वाटर्स में। सो वेलकम टू एस्तोनिया। तो अगर किसी ने अपनी गाड़ी या फिर ट्रक्स वगैरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने हो बोट में रख के, तो वो यहाँ से ले जा सकते हैं, उनके लिए ये सिस्टम बना हुआ होता है। ये देख लो भाई, ये पीछे पूरी क्रूज़ बोट खड़ी हुई है, काफ़ी बड़ा शिप लग रहा है यूरोका लाइन का, और यहाँ से भी एंट्री हो रही है इसकी, और इधर पीछे से भी इसकी एंट्री बनी हुई है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ प्रॉपर ऐसे करके ये डांस बार और पार्टी वार्टी का एरिया बना हुआ है भाई। ये देखो पूरा म्यूज़िक बैंड का सिस्टम लगा रखा है, और लोग देखो कैसे बैठ के दारू वारू पी रहे हैं। ये शिप के अंदर का माहौल है भाई, और ये 2 घंटे की बोट है, ऐसा नहीं कोई मल्टी डेज़ का क्रूज़ हो, 2 दिन का ही बोट है, और उसमें इतना सारा सिस्टम इन लोगों ने बिठा रखा है। ये देखो यहाँ पे 3 फ्लोर तो खाली कार के डेक बने हुए हैं, 3, 4 और 5। छोटी छोटी यहाँ पे इस टाइप की बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, जैगर माइस्टर और ये वो। ये है भाई, इसका रेट लिखा हुआ है 3 पीस का। एम्बेसी, यूजुअली एम्बेसी आपको ना पुरानी बिल्डिंग्स में मिलेगी, पुरानी और पोश एरियाज़ में। एरिया तो खैर यही पोश है, देखो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, पर ऐसे कांच कांच वाली बिल्डिंग में एम्बेसी कम ही देखने को मिलती है। पर सही लगा, इंडियन एम्बेसी भाई इन तालिन। ओके, तो जी एक नया दिन, एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, तरुण नागपाल। आज के दिन मैं हूँ अभी के लिए फ़िनलैंड में, फ़िनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में, और यहाँ से मैं एक बहुत ही हिस्टोरिक एक शिपिंग रूट यूज़ करके जाने वाला हूँ एक नई कंट्री, उसकी कैपिटल तालिन में। तालिन है कैपिटल एस्तोनिया की। जी हाँ, आज एक हम बोट यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारे को इंटरनेशनली लेके जाएगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री। हालांकि दोनों कंट्री पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, शेंगन एग्रीमेंट का, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में वीज़ा या इसका कोई चक्कर नहीं होता। आप जा सकते हो बिना वीज़ा के भी, अगर आपके पास कहीं का भी यूरोप का वीज़ा है तो आप इन दोनों कंट्रीज़ में बिना किसी रुकावट के आप ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं वही करने वाला हूँ। आज हम जाएंगे फ़िनलैंड से लेके एस्तोनिया। इस जगह का डिस्टेंस है लगभग 120 किलोमीटर का, और यूज़ करेंगे हम एक शिप, जी हाँ एक फेरी है, उसको यूज़ करके हम वहाँ पे जाएंगे, और इसमें टाइम लगेगा हमारे को लगभग 2 घंटे का। लेकिन काफ़ी ये हिस्टोरिक रूट है, क्यों है अभी मैं बताता हूँ, और कैसी यूज़ करनी है ये सर्विस ये फेरी की, और कैसी इस फेरी के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सब कुछ देखेंगे हम आज के वीडियो में। तो ये पीछे जो ट्रैम अभी आपको आती दिख रही है, ये ट्रैम लेके मैं पहुँचा हूँ। ये यहाँ का हेलसिंकी का जो इंटरनेशनल बना हुआ है यहाँ से फेरी स्टेशन, काफ़ी बड़ा अलग बना हुआ है। अंदर से देखते हैं अभी ये कैसा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है T2, तो ये इसका टर्मिनल है, डिपार्चर टर्मिनल है। अभी ज़रा हम इसके अंदर चलते हैं। टिकट मैंने ऑलरेडी बुक करवा रखी है यहाँ से लेके तालिन तक जाने की, जिसका मुझे कॉस्टिंग आई है 50 यूरो, यानी कि इंडियन में हमारे हो जाता है लगभग 4500 रुपये। तो अभी ज़रा के अंदर चलते हैं, चेक इन करा लेते हैं, और चेक इन कराने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस किया जाता है और कितनी सुंदर ये जर्नी हमारी होने वाली है। ये अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो काफ़ी ये चेक इन काउंटर्स बने हुए हैं। ये एक तालिंक कंपनी है जो कि काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, लेकिन मुझे पहले मेरी कंपनी ढूंढनी है जहाँ से मेरे को अपना चेक इन करना है। ये एक्रोलाइन लिखा हुआ है, ये हमारी कंपनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन सब कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं, तो यहाँ पे अगर आप खुद मतलब काउंटर पे जाके चेक इन करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जबकि ऐसी मशीन बनी होती हैं, जैसे ये पीछे मशीन बनी हुई है जहाँ से मैं अभी अपना चेक इन करने वाला हूँ, और यहाँ से आपका फ्री में चेक इन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना बुकिंग नंबर डालना होता है, ठीक है। बुकिंग नंबर डालोगे तो यहाँ से आपका बोर्डिंग पास निकल के आ जाएगा, और बाकी यहाँ पीछे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, मतलब आपको पूरा बताता रहेगा कि कैसे कैसे किस टाइम पे कौन सी फेरी आनी है और उसका कब बोर्डिंग टाइम शुरू होगा। बाकी पूरे एयरपोर्ट के जैसा सीन बना हुआ है, बढ़िया साफ़ सुथरा यहाँ पे, और यहाँ से सिक्योरिटी चेक बना हुआ है जिसके बाद आप बोर्डिंग गेट्स तक जा सकते हो। तो भाई बहुत इजी प्रोसेस था, 2-3 बटन दबाए, खाली नंबर डाला, और इस टाइप का एक बार कोड के साथ हमारा बोर्डिंग पास निकल के आ गया है। बस अब यहाँ से सिक्योरिटी चेक करके आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ कैसा होता है भाई पूरा प्रोसेस। ये तो यहाँ पीछे से एंट्री होती है, इसके बाद देख लो भाई कितना शानदार ये एरिया बना हुआ है। ये यहाँ का फेरी टर्मिनल बना हुआ है। एक गेट यहाँ पे बना हुआ है जहाँ से बोर्डिंग होती है, ठीक है। एक गेट यहाँ पे पीछे बना हुआ है, हमारा गेट अभी पीछे है, अभी तो टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा, हम पहले ही आ गए थे यहाँ से। और पीछे भाई काफ़ी रेस्टोरेंट, बिस्ट्रो वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं, तो मतलब मेरे को बहुत सही लगा। मतलब खाली है, साफ़ सुथरा है, और भाई पूरा वेल मेंटेन, साफ़ सुथरे वॉशरूम्स वगैरह हैं, और आप पहले भी आप ऊपर आके बैठ सकते हो, अगर आपको वेट करना है थोड़ी देर तो आराम से कर सकते हो। तो भाई बोट देखते हैं। बोट में मैंने सुना है कि भाई बहुत ज़्यादा ड्यूटी फ्री शॉप्स और ये वो बहुत ही लग्जूरियस यहाँ की फेरी बोट्स होती हैं, तो वो भी ज़रा अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बाहर भी कुछ एरिया बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो और फ़ोटो वोटो खींचनी हो। तो पीछे अभी ये तालिंग्स नाम की कंपनी है, उसकी बोट यहाँ से अभी निकली है,
बाकी नीचे आपको ये ट्रक्स वगैरह खड़े हुए दिख रहे हैं, साथ में यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। तो ये सब रो वाला होता है। रो मतलब रोल इन रोल आउट। तो अगर किसी ने अपनी गाड़ी या फिर ट्रक्स वगैरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने हो बोट में रख के, तो वो यहाँ से ले जा सकते हैं। उनके लिए ये सिस्टम बना हुआ होता है। ये हमारे पीछे पैसेंजर का टर्मिनल हो गया। अच्छा, ये रूट खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बहुत एक हिस्टोरिक रूट है। एक तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल रूट है कि इतने कम डिस्टेंस में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक शिप के थ्रू पहुंच जाते हो। साथ ही में ये बहुत ज़्यादा पुराना रूट है क्योंकि पहले के टाइम में मतलब जब वाइकिंग एज वगैरह चलती थी तो उस टाइम पे भी ये रूट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था एस्टोनिया। और उस टाइम पे ये कंट्रीज़ तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, पर इन कंट्रीज़ के बीच में मतलब इस लैंड मासेस के बीच में ट्रैवल करने के लिए काफ़ी ये पॉपुलर रूट था। तो अभी जो हम क्रॉस करने वाले हैं, हम एक बाल्टिक सी नाम से क्रॉस है, तो बाल्टिक सी क्रॉस करके हम बाल्टिक कंट्रीज़ में पहुंचेंगे। बाल्टिक कंट्रीज़ मतलब ये ग्रुप है कंट्रीज़ का जिसमें आती हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। एस्टोनिया हम सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आपको लातविया और लिथुएनिया भी घुमाएंगे। एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन, जिसमें हम जाने वाले हैं। और ये जो बाल्टिक सी हम क्रॉस करने वाले हैं, बताया ये भी जाता है कि विंटर्स के टाइम में ये पूरा जम जाता है। तो इसके टाइम पे यहाँ पे इन शिप्स का चलना, नॉर्मल शिप्स का चलना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे पोलर आइस ब्रेकर शिप्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बर्फ़ की सिल्ली को तोड़ देते हैं, पूरा बर्फ़ की जो टॉप लेयर होती है उसको तोड़ते हैं। उसके बाद ही सारा ट्रेड का काम और पैसेंजर्स का ट्रैवल होने का काम पहुंच पाता है। पैसेंजर्स की भी देखो काफ़ी भीड़ लगी है अब यहाँ पे भाई, बहुत सारे लोग आ गए हैं। जब बोट यहाँ पे लगनी शुरू हो गई है और कॉल कर दिया है इन्होंने कि भाई जिनके पास बोर्डिंग पास है वो अपना चेक इन कर सकते हैं, काउंटर पे आ सकते हैं। ये देख लो भाई, ये पीछे पूरी क्रूज़ बोट खड़ी हुई है। काफ़ी बड़ा शिप लग रहा है यूरोका लाइन का, और यहाँ से भी एंट्री हो रही है इसकी, और इधर पीछे से भी इसकी एंट्री बनी हुई है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। तो भाई और बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग हैं। नीचे देखो ये सारी गाड़ियाँ हैं जो तैयार हो रही हैं अंदर जाने के लिए। अच्छा, हमारा शिप भी अभी के लिए चल पड़ा है, तो पता नहीं लगता भाई कैसे चल पड़ा, कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही, मतलब बहुत ही बाहर दिखा तब पता लगा कि चल पड़ा है। बाकी लोग बढ़िया बैठे हुए हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ जाके बैठ जाओ। कोई इसमें वैसे प्रॉपर सिटिंग एरिया नहीं बना होता कि आपको यहीं पे ही बैठना है। जहाँ जहाँ आपका मन करे, किसी रेस्टोरेंट में, बार में, पब में, वहाँ जाके बैठ जाओ और अपना चिल काटते रहो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको चीज़ें ख़रीदनी है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो। तो यहाँ ऊपर सनडेक बना हुआ है, इसके यहाँ पे 8th फ्लोर है, ठीक है। इसके इधर यहाँ पे भाई कुछ गेम्स वगैरह बनी हुई हैं, कसिनो वगैरह वाली। यहाँ पे एक बढ़िया बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसके इधर भी कुछ हॉलवे रास्ता जा रहा है, इसके इधर भी रास्ता जा रहा है। भाई यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, समझ में कम ही आता है कि कहाँ पे जाना है। ये देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे बढ़िया है, बैठने का अरेंजमेंट है। एक रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। देखो जैसे ये एक बार बना हुआ है, इसका नाम है बार नस्तूरी, ठीक है। अब इस बार का यहाँ पे ये टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है। बार के अंदर आपको दिखाऊँ तो भाई ये देखो ऐसा कुछ माहौल है भाई। यहाँ पे कॉफ़ी और ये वगैरह, दारू वगैरह। ये देखो भाई, यहाँ प्रॉपर ऐसे करके ये डांस बार और पार्टी वार्टी का एरिया बना हुआ है भाई। ये देखो पूरा म्यूज़िक बैंड का सिस्टम लगा रखा है, और लोग देखो कैसे बैठ के दारू वारू पी रहे हैं। ये शिप के अंदर का माहौल है भाई। और ये 2 घंटे की बोट है, ऐसा नहीं कोई मल्टी डेज़ का क्रूज़ हो, 2 दिन का ही बोट है, और उसमें इतना सारा सिस्टम इन लोगों ने बिठा रखा है। देख लो भाई, इतनी ज़्यादा भीड़। ये भाई यहीं पे सोए पड़े हैं, भाई को जगह नहीं मिली। ये देख लो भाई, ऐसे चलती है यहाँ पे, डांस वांस हो रहा है। अब पूरा म्यूज़िक बजाने आ गए, बढ़िया बढ़िया गाने गा रहे हैं, पब्लिक एंजॉय कर रही है। यहाँ भी काफ़ी, यहाँ पे इन्होंने ये वाली टोकन वाली जो गेम्स होती हैं, स्लॉट गेम्स की मशीन जो कसिनो वाली होती हैं लगा रखी हैं। कैश सेंटर बना हुआ है। फिर देखो ये एक और बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है भाई, कॉफ़ी शॉप है और रेस्टोरेंट है। ये कितना बड़ा है। यहाँ पे भी एक स्टेज सेट हो रखी है जहाँ पे भाई म्यूज़िक कंपटीशन वगैरह और म्यूज़िक शो वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी आपको कैबिन्स भी बने हुए हैं। तो देखो ये सारा कैबिन्स में जाने का रास्ता है, ये रूम्स बने हुए हैं। हालांकि वैसे तो बहुत ही छोटा 2-2.5 घंटे का ही क्रूज़ बोट है, लेकिन काफ़ी लोगों को भाई रेस्ट करना होता है तो वो अपना कैबिन बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है कैबिन्स के लिए। ये देखो अलग अलग यहाँ पे प्राइवेट कैबिन्स बने हुए हैं। अच्छा, अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है और आप यहाँ पे लगेज स्टोर कर सकते हो और उसके बाद यहाँ मर्जी चाहे घूम सकते हो। अगर नहीं अपने साथ रखना चाहो तो अपने साथ भी रख सकते हो। बाकी मैं कोस्टिंग देख रहा था तो एक बड़े वाले लोकर की 5 यूरो की कोस्टिंग है 21 घंटे के लिए। ये देखो यहाँ पे 3 फ्लोर तो खाली कार के डेक बने हुए हैं, 3, 4 और 5। फिर ये यहाँ पे इनकी रिसेप्शन वगैरह बनी हुई है, ठीक है। मेन यहाँ पे जो एरिया हो गया, लाउंज का एक्सेस चाहिए आपको अपना कूप और अपना कैबिन बुक करना है तो उसके लिए देखो इन्फॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके इधर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ की जो ड्यूटी फ्री की मार्केट है वो बनी हुई है भाई। बहुत ही बड़ी यहाँ पे ड्यूटी फ्री की इन्होंने मार्केट बना रखी है। ये देखो लिखा हुआ है मार्केट एंड परफ्यूम एरिया,
ठीक है। ये तो एग्ज़िट है, मैं आपको अंदर से लेके जाता हूँ इसमें। ये अभी के लिए बंद कर रखी है इन्होंने ड्यूटी फ्री वाली शॉप। यहाँ पे टाइमिंग भी लिखे हुए हैं कि कब से कब तक खुली होती है। तो अभी इसका खुलने का टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर में खुल जाएगी। 3:30 बजे खुलती है, तो थोड़ी देर में खुल जाएगी। बाकी इसके अंदर भाई आपको बहुत सारी आइटमें मिलेंगी। ये देखो, बाकी स्लॉट मशीन तो यहाँ पे हर जगह पे लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे एक ये लाउंज भी बना हुआ है जिसके अंदर आप बैठ सकते हो। कुछ पेमेंट करनी पड़ती है इस लाउंज के अंदर बैठने के लिए। बाकी यार यहीं पे यहाँ भी यही सब चीज़ें हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं कि आप एक पूरा दिन यहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हो। हमारे पास तो सिर्फ 2-2.5 घंटे ही हैं, कम से कम 8-10 तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनमें अलग अलग टाइप के बिस्तरों हो गए, ठीक है, बुफ़े हो गया, फिर बार यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। आपको खेलने की जगहें मिल जाएंगी, शॉपिंग की जगहें मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे शॉपिंग के लिए इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि भाई फ़िनलैंड में चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं और ये शिप जा रहा है एस्टोनिया। और एस्टोनिया में स्पेशली मतलब अल्कोहल के रेट सस्ते होते हैं, तो काफ़ी लोग इन शिप पे आगे भाई मोटी मोटी शॉपिंग कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीद लेते हैं अपनी एस्टोनिया में, उनको फिर सस्ती मिल जाती हैं। ये देख लो भाई, बढ़िया यहाँ पे शिप चल रहा है। फ्रंट का नज़ारा, इसके नीचे पार्टी हो रही है और यहाँ पे बढ़िया बना हुआ है ड्यूटी फ्री, जहाँ पे भांति भांति की दारू और भाई परफ्यूम, ये वो ड्यूटी फ्री में जो भी सामान मिलता है, मतलब बेल्ट्स वगैरह होगी, आपको एक्सेसरीज़ होगी ट्रैवल की, और साथ में आपको अल्कोहल छोटी छोटी यहाँ पे इस टाइप की बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, जैगर माइस्टर और ये वो। ये है भाई, इसका रेट लिखा हुआ है 3 पीस का 10 यूरो, 1 पीस का 4 यूरो। अच्छा, अगर आपको पीछे बिल्डिंग्स दिख पा रही होंगी, वो है भाई एस्टोनिया। तो ऑफिशियली हम एंटर कर चुके हैं इंटरनेशनल वाटर में, एस्टोनिया के वाटर्स में। सो वेलकम टू एस्टोनिया। तो भाई ऑफिशियली एस्टोनिया की धरती पर कदम रख दिया है। वेलकम टू एस्टोनिया, मेरी कंट्री नंबर 31। अभी के लिए मैं हूँ यहाँ का, ये जो अराइवल काउंटर बना हुआ है पोर्ट का, ठीक है। अब यहाँ से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके यहाँ से हम अपने एयरबीएनबी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मेरा कुछ दिन रुकने का प्लान है, मैं 3-4 दिन यहाँ पे रुकूँगा, आराम से अच्छे से इस शहर को ढूंढूँगा, खंगालूँगा, देखूँगा, दिखाऊँगा आपको भी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे अभी ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक 3 दिन का पास होता है जिसमें आपको सारी जगह आप घूम सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो। तो मैं उसका ट्राई कर रहा हूँ कि वो मिल जाए तो सस्ते में हम ये पूरा शहर घूम पाएंगे। तो ये पीछे एक आर कियोस्क नाम का कियोस्क बना हुआ है, यहाँ से मैंने एक मतलब 3 दिन का पास ख़रीद लिया है। तो यहाँ के पास के लिए आपको ना भाई पहले एक इस टाइप का कार्ड लेना पड़ता है। इस कार्ड को बोला जाता है यूनिस कार्ड, ठीक है। इस कार्ड की कॉस्टिंग आती है 3 यूरो। पहले तो आपको 3 यूरो चुकाने पड़ेंगे, जो कि 250-300 रुपये के आसपास हो गए, जो कि रिफ़ंडेबल होते हैं। जब आप ये कार्ड वापस करोगे तो आपको वैसे वापस मिल जाते हैं। और उसके अलावा आपको मतलब जितने दिन भी आपने रहना है उसके हिसाब से आप पैसे डलवा सकते हो। या फिर मुझे एक डील मिल गई थी, एक 9 यूरो का यहाँ पे आता है, उसमें आप 3 दिन तक 72 आवर्स तक जितनी मर्जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो। तो सही डील है, क्योंकि अभी तक मैं स्कैंडिनेविया में घूम रहा था, वहाँ पे 10-10 यूरो, 15-15 यूरो एक दिन के देने पड़ रहे थे। तो एस्टोनिया उस मामले में थोड़ा सा सस्ता देश है, यूरोपियाई देश है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा देश नहीं है। तो यहाँ पे 9 यूरो में हमारे को 3 दिन बढ़िया घूमने का सिस्टम मिल जाएगा। तो अभी यही प्लान है, अभी यहाँ से मैं ये कार्ड का यूज़ करके जाने वाला हूँ मेरे एयरबीएनबी पे। एयरबीएनबी में आपको दिखा दूँगा कि कैसा है, क्योंकि अब मुझे काफ़ी दिन वहाँ पर रुकना है और फिर हम धीरे धीरे करके इस पूरी कंट्री को आराम से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, लिखा हुआ है रेसिन टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल, ओल्ड सिटी हार्बर। यहाँ पे ना 2 हार्बर हैं, तो एक हार्बर ये है, एक दूसरा है। और बाकी बाहर से देख लो यार, एस्टोनिया की पहली लुक कुछ ऐसी लग रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ की बिल्डिंग, अब यहाँ तो कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं लग रहा। बाकी जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो काफ़ी एक ओल्ड टाउन टाइप से है, हिस्टोरिक ओल्ड टाउन, तो वहाँ रहने में मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे एक ट्रैम दिखा रहा है, मैं ज़रा ट्रैम को ढूंढ रहा हूँ। तो ये ट्रैम है भाई जो अभी हम लेके आए। अभी यहाँ से हम बस यूज़ करेंगे और बस भी दिखाते हैं। ट्रैम तो बहुत सही लगी, देखो यार कितनी सही ट्रैम है। अब यहाँ की बस भी दिखाता हूँ आपको। ये देख लो भाई, एस्टोनिया में आते ही यहाँ भी मैं बस स्टॉप पे पहुँचा और यहाँ जैसी नज़र मारी ऊपर, तो ये देखो ये क्या दिख गया, एम्बेसी ऑफ इंडिया। भाई कैसे इतनी लेविश सी बिल्डिंग में बना रखी है एम्बेसी। यूजुअली एम्बेसी आपको ना पुरानी बिल्डिंग्स में मिलेगी, पुरानी और पोश एरियाज़ में। एरिया तो खैर यही पोश है, देखो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, पर ऐसे कांच वाली बिल्डिंग में एम्बेसी कम ही देखने को मिलती है। पर सही लगा, इंडियन एम्बेसी भाई इन तालिन। और ये आ गई हमारी बस नंबर 40, राइट ऑन टाइम। जैसे डबल डेकर, ट्रिपल डेकर सी बस है भाई। डबल डेकर नहीं, मतलब 2 बस जुड़ी होती है ना, एक के पीछे एक, वैसी बस है ये देखो।